एंड हियर वी आर बैक अगेन विद द चैप्टर सर्कल्स। क्लास 9 के सिलेबस का एक बहुत वाइटल चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर विथ ओनली 7 क्वेश्चंस एट हैंड। 7 क्वेश्चन और ये पूरा चैप्टर खत्म। अपने इन 7 क्वेश्चंस में इस पूरे चैप्टर को कवर किए हैं। ये 7 क्वेश्चंस में से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा, दैट्स फॉर श्योर। सो इफ यू सिट टाइट फॉर अपकमिंग 1 आवर, आपको ये पूरे कंसेप्ट्स से हम रूबरू कराएंगे। ये 7 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना घर पर जाके, एंड देन यू शैल बी एग्जामिनेशन रेडी। ओके, starting with the basics, what is this chapter about? This chapter speaks of chord. What is a chord? A chord is a line joining 2 points on circumference. एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कमफरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो, उसे अपने कहते हैं कॉर्ड। सो लेट द नेम ऑफ द कॉर्ड बी ए बी। ओके, एंड इफ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल जनरली नोन एज ओ। आमतौर पर सेंटर ऑफ द सर्कल हमेशा ओ से डिनोट होता है। अगर आप अपने सेंटर ऑफ द सर्कल से एक लाइन खींचो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, बाइसेक्शन बिकम्स गारंटीड। मतलब अगर आपके सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई लाइन कॉर्ड पर फॉल कर रहा है परपेंडिकुलरली, देन द कॉर्ड शैल बी बाइसेक्टेड एंड वाइस वर्सा। सो बेसिकली वी विल हैव 2 थ्योरम्स नाउ विद द सेम डायग्राम। ध्यान से देखना। द फर्स्ट थ्योरम सेज the perpendicularity causes bisection. The perpendicularity causes bisection. And the second theorem says that the bisection causes perpendicularity. मतलब अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर perpendicularity है, तो it becomes sure कि यहां पर bisection हुआ है। मतलब ax का जो आंसर होगा वो xb के बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी लाइन थी ना ओ एक्स, वो परपेंडिकुलर फॉल कर रही थी आपके कॉर्ड पर। ठीक है, तो ये आप इसका रीजन लिखोगे। एंड वाइसी वर्सा, एंड वाइसी वर्सा मतलब ये कि अगर मैं परपेंडिकुलरिटी का साइन न दूं और अगर मैं ये डिटेल्स मेंशन कर दूं आपके क्वेश्चन पे कि देखिए बाइसेक्शन है, द पॉइंट एक्स is bisecting my chord in 2 equal halves ax and xb, ये क्लेम करने पर अब मैं ये लिख सकता हूं that there is perpendicularity over here। यहां पर perpendicularity है, बट ये perpendicularity क्यों है? इसलिए है क्योंकि बाइसेक्शन हुआ है। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो अगर मैं ये कह दूं कि द लाइन फ्रॉम द सेंटर, द लाइन फ्रॉम सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, तो बाइसेक्शन गारंटीड। बाइसेक्शन तो होके रहेगा। किसका बाइसेक्शन? कॉर्ड का बाइसेक्शन। और अगर मैं ये कह दूं कि देखिए हमारे कॉर्ड का बाइसेक्शन हुआ है, किसका बाइसेक्शन हुआ है? कॉर्ड का बाइसेक्शन हुआ है, तो कम ऑन यू कैन बी श्योर अबाउट इट कि परपेंडिकुलरिटी आपको मिल गया। मतलब ये कि अगर ये एक डायग्राम है और यहां पे मैं कह रहा हूं कि दिस एंड दिस इज इक्वल, ये 5 है और ये भी 5 है, चलो एक बात तो तय हो गया कि ये जो हमारी लाइन फ्रॉम द सेंटर है वो परपेंडिकुलर है हमारे कॉर्ड पर। द लाइन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। क्यों? काहे को? बिकॉज देयर इज बाइसेक्शन। ओके, देयर इज बाइसेक्शन। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। सो हमारे कहानी में ये है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड को हम यहां पर ए बी माने थे, इफ यू रिमेंबर। एंड दिस इज योर सेंटर, जिसे अपने कहते हैं ओ। इस सेंटर से अगर एक लाइन हमारे कॉर्ड पर फॉल करे, जैसा कि ये लाइन आपके कॉर्ड पर फॉल कर रहा है, इसे आप कह दीजिए ओ एक्स। ओके, इसे आप कह दीजिए ओ एक्स। यहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं, एक है ए एक्स या फिर एक्स बी। ये क्या है?
ये हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड है। क्या है ये? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड है। So what is your AX? What is your XB? It is the half of length of chord. Okay, fine, 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 fine. अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा OX। ये OX क्या होता है? ये OX होता है परपेंडिकुलर लाइन। लेकिन आपके क्वेश्चंस में भाषा का इस्तेमाल बहुत अलग से होता है। सुनिए क्या OX के बारे में कहा जाता है, that OX is the distance of the chord, distance of the chord from center, from center। क्या कहेंगे अपने? OX is the distance of the chord from the center। OX क्या है? सेंटर से हमारे कॉर्ड की दूरी है। दिस इज योर OX। कंसेप्चुअली स्पीकिंग है तो वो परपेंडिकुलर, लेकिन बाबू डिस्टेंस भी तो परपेंडिकुलर होता है। इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, अगर आप इस लाइन का और इस पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा ऐसे, और अगर परपेंडिकुलरिटी नहीं रहा तो जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो गलत आएगा। समझ रहे हो? अगर हम चाहते हैं कि हम इस फ्लोर का इस रूफ से डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर तरीके से मेजर की जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको स्लैंट करके मेजर करें, है ना? एकदम स्ट्रेट मेजर की जाएगी, आप फीता को सीधा पकड़ोगे। फाइन। तो याद रखना कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज द परपेंडिकुलर लाइन OX। और तीसरा किरदार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंस मैं यहां पे परपेंडिकुलरिटी पर जोर दूंगा, या तो परपेंडिकुलरिटी गिवन रहेगा या तो बाइसेक्शन के तहत आप परपेंडिकुलरिटी प्रूव कर चुके होंगे। दोनों ही सिनेरियोज में आप ये लाइन ज्वाइन कर देंगे। O से लेके A तक जो आपको लाइन दिख रहा है, यस यू ऑल हैव गेस्ड इट राइट, इसे अपने कहते हैं रेडियस। रेडियस माने द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द सर्कम पॉइंट। यह है सेंटर और यह सर्कम पॉइंट, इनके बीच का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, यह है रेडियस। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसे अपने कहते हैं D। क्या कहते हैं? D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। और ये आपको AX जो नजर आ रहा है ये होता है L/2। यहाँ पे L मतलब क्या होता है? यहाँ पे L मतलब होता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। क्या है वो? लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब अगेन समझदार को इशारा काफी है। आप देखिए, आपको यहां पर एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है ट्राइंगल? ये ट्राइंगल को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो और अच्छा लगेगा। ये लीजिए, यहां पर D है, दिख रहा है, यहां पे R है, ओके। और ये जो है ना, ये L/2 है। L/2 मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड तो पूरा था, उसका मैं आधा टुकड़ा ले रहा हूं, क्योंकि पूरा तो A से लेके B तक है, लेकिन मैं तो A से लेके X तक लिया हूं। अब इफ यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, then as we know, hypo square is equals to perpendicular square plus base square। the base here is L/2, length of the chord का आधा L/2, okay, and the radius is the this hypo फॉर्मूला बोलता है ना ऐसा, hypo square is equals to perpendicular square plus base square। तो ऑफ कोर्स हाइपो की जगह रेडियस लिखा हुआ क्योंकि वो 90 डिग्री के ऑपोजिट में है। परपेंडिकुलर ही आपका डिस्टेंस था, डिस्टेंस को आपने D कहा था इफ यू रिमेंबर, तो परपेंडिकुलर D होगा। इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर की जगह पर D लिखा है। मतलब घूम फिर के आ गए हैं आप पाइथागोरस थ्योरम पे, घूम फिर के आप आ गए हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। जितना अच्छा आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा उतना अच्छा आप ये चैप्टर निपट पाओगे, क्योंकि इसके परांत, इसके बाद आपको सर्कल्स से ज्यादा पाइथागोरस थ्योरम परेशान करता हुआ दिखाई देगा। Am I clear? ओके फाइन। अच्छा, आ जाते हैं अपने अगले अगले लेसन पे। इसको याद रखते हैं, इसको याद रखना अपने को, ठीक है? आ जाते हैं अपने अगले लेसन पे। एक सर्कल है, ये सेंटर है। तुम जितने छोटे होगे एज अ कॉर्ड, आप जितने छोटे होंगे उतना ही आप सेंटर से दूर होंगे। और अगर आप कॉर्ड लंबा बनाना चाहते हैं तो मजबूरन, ना चाहते हुए भी आपको सेंटर के करीब आना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर लेंथ ऑफ द कॉर्ड बढ़ रही है तो डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर घटेगी, और अगर लेंथ ऑफ द कॉर्ड घट रही है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बढ़ेगी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर
तू छोटा कॉर्ड ड्रॉ करेगा, छोटा कॉर्ड ड्रॉ करेगा तो बहुत करीब रहोगे तुम अपने सेंटर से, और अगर तुम बड़ा कॉर्ड ड्रॉ करोगे तो तुमको बहुत दूर रहना पड़ेगा अपने सेंटर से। इसका मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि यहां पर एक कॉर्ड है, यहां पर एक कॉर्ड है, और इनकी दूरी कम है और इनकी दूरी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आप गेस कर सकते हैं कि भैया अगर दूरी ज्यादा है तो वो कॉर्ड बड़ा कॉर्ड है, लंबा कॉर्ड है, और अगर वो करीब है, दूरी ज्यादा नहीं है, तो अपने को समझ जाना है कि वो कॉर्ड क्या होगा, एक छोटा कॉर्ड होगा। तो ये इंटर रिलेशनशिप आप याद रखेंगे। ओके, ये इंटर रिलेशनशिप आप याद रखेंगे। अब चलिए अगला सवाल। ये एक सर्कल है, ये सबसे लंबा कॉर्ड है। याद रखना, सबसे लंबा कॉर्ड कौन होता है? सबसे लंबा कॉर्ड होता है वो जो कि सेंटर से गुजरे। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये सबसे छोटा कॉर्ड, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा। कैसे पता चला मुझे? क्यों मैं ये क्लेम कर सकता हूं? क्योंकि मैं अपने कॉर्ड्स का लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं। एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर घटती जा रही है। मैं सेंटर के जितने करीब जाऊंगा उतना मेरा लेंथ ऑफ द कॉर्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको हमेशा याद रखना, क्लोजर यू आर, लॉन्गर द कॉर्ड, फार्दर यू आर, स्मॉलर द कॉर्ड, शॉर्टर द कॉर्ड। ओके, बहुत इजी है ये, शॉर्टर द कॉर्ड, बहुत इजी है ये। और याद रखना, अगर आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड चुनना है, जो आपको लॉन्गेस्ट कॉर्ड चुनना है, तो वहां पे डी 0 होना चाहिए। मतलब जो सबसे लंबा कॉर्ड होता है ना, वो सेंटर के करीब नहीं होता है, वो सेंटर पे खड़ा होता है। इट इज ऑन द सेंटर। ओके, तू सबसे दूर है तो तू सबसे छोटा है, जितना करीब जाएगा सेंटर के उतना तुम्हारा लेंथ बढ़ता चला जाएगा। और जब तू सेंटर पे खड़ा हो जाएगा, मतलब जब तुम एक डायमीटर जैसा बिहेवियर करोगे, ये सेंटर है, आप अगर ऐसे गुजर रहे हो, अगर आप ऐसे गुजर रहे हो, दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप सेंटर पे से गुजर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं तो आपकी उस पॉइंट से दूरी कितनी हुई? 0 हुई। तो याद रखना, आपके एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सा होता है, तो आप बोलना कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है हमारा डायमीटर। इसलिए होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमारा डायमीटर क्योंकि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0 होती है। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0 होती है। बस आपको यही याद रखना है। और बस ये याद रखना कि भैया दूर जाएंगे कॉर्ड छोटा हो जाएगा, सेंटर के करीब आएंगे कॉर्ड बड़ा हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा कॉर्ड छोटा, डिस्टेंस घटेगा कॉर्ड बड़ा। ओके, आ जाते हैं हम अपने पहले सवाल पे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। पाइथागोरस याद रखना, इसके बाद जो भी होगा सब पाइथागोरस साहब के भरोसे होगा। ओके, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, चलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं। डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, डी है 6 सेंटीमीटर। बोले थे ना डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर क्या बोले थे हम? जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बोला जाता है। डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, उसको हमेशा डी मानेंगे। देखिए ये भविष्यवाणी देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यही हो गया आपका डी। ठीक है, तो अब आप समझ जाइए कि आपका डायग्राम ऐसा दिख रहा है। ये जो है ना, ये सेंटर से जो आपकी डिस्टेंस थी वो कितनी है? वो है 6 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है डिस्टेंस निकालते हैं हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर तरीके से, तो परपेंडिकुलर लाइन भी आप दे सकते हैं। यहां तक आपकी डेवलपमेंट हुई है डायग्राम की। चलिए ठीक है, एंड द डायमीटर इज 20। सर द डायमीटर इज 20, याद रखना डायमीटर को अपने ऐसे दिखाते हैं, द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स द डायमीटर इज 20, देन द रेडियस शैल बी 10। इफ द डायमीटर इज 20, द रेडियस शैल बी 10। कॉमन सेंस की बात है, ये आपका सेंटर है, ये आपका डायमीटर है। अगर डायमीटर 20 है तो ये जो रेडियस होता है वो 10 होता है ना? ये रेडियस कितना होगा? 10 होगा। रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर गोइंग टू द सर्कमफेरेंस। डायमीटर इज अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। हमेशा जो डायमीटर की लेंथ होती है वो रेडियस से डबल होती है। अगर आप डायमीटर का वैल्यू कैलकुलेट करो और उसका आधा कर दो, क्या करना है आपको? उसका आधा कर देना है, और इस तरीके से आपके रेडियस का आंसर आ जाएगा। ओके, हम डायमीटर के लेंथ का आधा कर दिए, आंसर आ गया 10, तो ये 10 हो गया हमारा रेडियस।
रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। आइए लिख लेते हैं, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब अगर आप ठीक से देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम का प्लेग्राउंड दिख रहा है हमें, ये एक पाइथागोरस थ्योरम का पूरा सेटअप दिख रहा है हमें। करेक्ट, फॉर्मूला तो हमें याद है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हमने मैनिपुलेट किया था कैसे, हमने इसे कहा था रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई 2 का स्क्वायर। याद होगा आपको, मैंने पिछले पेज पे यहां पर ये दिखाया था, याद है, देखिए, है ना। ओके, रेडियस की वैल्यू भैया हमें पता थी 6, है ना, सॉरी, रेडियस की वैल्यू हमें पता थी 10, तो रेडियस स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 10 स्क्वायर। डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता थी 6, तो यहां पे लिख देंगे 6 स्क्वायर, प्लस लेंथ बाई 2 का स्क्वायर, ये है l बाई 2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज 100, 6 का स्क्वायर इज 36 एंड लेंथ बाई 2 का स्क्वायर, साइड चेंज करेंगे, दिस बिकम 64, l बाई 2 होल स्क्वायर का आंसर है 64। 64 मतलब होता है 8 का स्क्वायर। अब l बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया एंड l बाई 2 का आंसर कितना है 8 है। इसका मतलब हमारे कॉर्ड का जो आधा हिस्सा है वो 8 है, हमारे कॉर्ड का आधा, l बाई 2 मतलब मेरे कॉर्ड का आधा कितना है 8 है। अगर ये कॉर्ड का आधा 8 है तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो भी ऑफ कोर्स 8 होगी, और ये लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना आ गया 16 आ गया। कितना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड है 16। कैसे पता चला, क्योंकि l बाई 2 का आंसर अभी अभी अपने 8 निकाले हैं। कहां पर 8 निकाले हैं, यहां पर 8 निकाले हैं। अगर l बाई 2 का आंसर 8 था, ऑफ कोर्स l का आंसर कितना होगा 16 होगा। अगर आधा का आंसर 8 है तो पूरा का आंसर कितना होगा 16 होगा। ओके, अगला सवाल देखो, इन द फिगर गिवन बिलो AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स, और AB की वैल्यू हमें पता है और OM की वैल्यू हमें पता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। ये OM का जो आपको आंसर दिख रहा है ना, ये D होता है। ये क्या होता है, OM क्या होता है, ये है हमारा D। तो D का आंसर कितना है, D का आंसर है 5 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। और ON का जो आंसर आपको दिख रहा है ना, ON वो 12, वो भी आपका D है। लेकिन आप बोलेंगे कि भैया देखिए, आप बोल रहे हैं कि आपके पास दो दो D है। यस, 2D, दो आपको इसलिए मिल रहा है D क्योंकि ट्राइंगल्स भी दो बनेंगे। शायद आप समझ गए होंगे, मैं इनको ज्वाइन करूंगा OA को और इनको ज्वाइन करूंगा OC को, यहां पे 90 डिग्री का साइन दूंगा और यहां पे 90 डिग्री का साइन दूंगा। 90 डिग्री का साइन मैं क्यों क्लेम कर सकता हूं, 90 डिग्री का साइन मैं क्यों क्लेम कर सकता हूं, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि आपसे कहा गया है डिस्टेंस OM, O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है 5 है, और ON से लेके जो डिस्टेंस है वो कितना है 12 है। तो ये भी आपकी D है, ये भी आपकी D है। एंड D स्टैंड्स फॉर व्हाट, D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। भैया सेंटर है हमारे केस में O, करेक्ट। और जो आपकी कॉर्ड्स दिख रही है ना, जो कॉर्ड्स है, एक है AB और एक है CD। याद रखिएगा, आपकी कॉर्ड्स है AB एंड CD। ओके, अपने को भूलना नहीं है फंडामेंटल्स क्या थे। फाइन, कॉर्ड्स क्या है AB एंड CD। तो चलो एक बार समराइज कर लेते हैं। OM का आंसर है 5 और ON का आंसर है 12। ये देखिए O से लेके N तक का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये भी 12 है। दिस इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे जहां पे D5 था, यहां पे D कितना आ रहा है 12 आ रहा है। बहुत अच्छा। अब आपसे कहा गया है AB का लेंथ है 24, AB इज 24। ध्यान से देखना, अगर AB 24 है, अगर AB का आंसर 24 है तो AB का आधा करने पे आंसर आएगा 12। अब तुम बोलेगा भैया आप AB का आधा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉलो करते हुए रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा लिया जाता है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का अगर आप आधा लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 12, क्योंकि जो आपकी पूरी कॉर्ड है वो कितनी आ रही थी, पूरी कॉर्ड आ रही थी 24, तो हाफ ऑफ द कॉर्ड लेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। हाफ ऑफ द कॉर्ड का आंसर 12, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई 2
आप यहीं पर ये जो ए बी बाई टू कर रहे हैं ना, वही होता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई टू। ए बी क्या था? ए बी आपका कॉर्ड था। ए बी क्या था? ए बी वॉज योर कॉर्ड। ए बी अगर हमारा कॉर्ड था, ए बी अगर हमारा कॉर्ड था, तो रूल बनता है लेंथ ऑफ द कॉर्ड का बाई टू करना है। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का बाई टू करेंगे तो 24 था, बाई टू करने पे आ गया 12। आइए कम से कम इनका वैल्यू तो हमें पता है 12। डिस्टेंस का वैल्यू भी हमें पता था। इफ यू रिमेंबर, इसे हमने कहा था कि ये हमारा डिस्टेंस है और डिस्टेंस का वैल्यू हम निकाल चुके थे, वो है 5। डू यू रिमेंबर? मैंने डिस्टेंस का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट किया था विच वाज 5। तो आइए डिस्टेंस के जगह लिख देते हैं 5। ओके, आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे कि मैं किस ट्रायंगल का बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आइए हम शेड कर देते हैं। ये देखिए, ये मैंने शेड कर दिया। ये है हमारा ट्रायंगल जिसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो ट्रायंगल में ये जो आपको लाइन दिख रहा है ओ एम, दैट्स द डिस्टेंस गिवन है 5। आपका बेस पूरा लंबा खींचेगा, पूरा कॉर्ड का बात करेगा तो 24, लेकिन हम तो आधा ही लेंगे क्योंकि मेरे ट्रायंगल में सिर्फ आधा पार्ट आता है ए एम। ए एम का आंसर कितना था? ये ए एम का आंसर कितना है? ए एम का आंसर है 12 सेंटीमीटर। करेक्ट। और हमें निकालना क्या है? अगर हमें परपेंडिकुलर पता है, मतलब अगर हमें डिस्टेंस पता है और अगर हमें बेस भी पता है, अगर हमें बेस पता है, हमारे केस में बेस क्या होता है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई 2 होता है। अगर हमारे पास उसका भी इंफॉर्मेशन है, कॉमन सेंस की बात है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या निकालना है? हाइपो। हमारे केस में हाइपो क्या है? हमारे केस में हाइपो है रेडियस। हमारे केस में हाइपो क्या था? रेडियस। इफ यू रिमेंबर, आर स्क्वायर। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करेंगे 25 एंड 144 बिकम्स 169। ठीक है, 169 मतलब होता है 13 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, ऐड किया 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का आंसर अगर 13 स्क्वायर है तो रेडियस का आंसर हमारे पास आ गया 13 फाइनल, जो कि हमसे पूछा था। रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकालने के लिए कहा गया था और रेडियस का आंसर कितना है? रेडियस का आंसर है 13। आइए पुट कर लेते हैं 13। अगर आप ठीक से देखेंगे तो मैं 13 दो जगह लिखा हूं। अगर आप ठीक से देखोगे तो मैं 13 दो जगह लिखा हूं। क्यों लिखा हूं मैं 13 दो जगह? आइए देखते हैं कि मैं 13 कहां कहां लिखा है। मैं 13 लिखा हूं ओ ए का लेंथ और ओ सी का लेंथ। मैंने ओ ए के जगह और ओ सी के जगह दोनों जगह 13 लिखा है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे हाथ फिसल गया क्या बोर्ड पे? नहीं ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ओ ए और ओ सी इक्वल होगा। दे आर दी रेडियाई टू द सेम सर्कल। एक ही सर्कल पे आप दो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों का दोनों रेडियस सेम होगा। रेडियस कभी भी अनइक्वल नहीं हो सकती। एक ही सर्कल में अगर आप दो रेडियस ड्रॉ किए हो तो दोनों क्या होना चाहिए? लेंथ में सेम होना चाहिए। अब तुम बोलेगा भैया रेडियस क्यों है? क्योंकि वो सेंटर से स्टार्ट हुआ है और वो सर्कम्फ्रेंस तक गया है। अगर कोई लाइन सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कम्फ्रेंस तक जाता है तो आप उसे कहते हैं कि भैया वो तो रेडियस है। तो रेडियस कितना हमारे केस में? 13 है। आ जाइए, मैं आपको दूसरे ट्राइंगल की तरफ इनवाइट करता है। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला जो शेड आपको दिख रहा है, दैट्स माय सेकंड ट्राइंगल ऑफ इंटरेस्ट। आइए इस पे बात कर लेते हैं। ओके, ट्राइंगल का नाम क्या भैया? ट्राइंगल का नाम है ओ एन सी। ओ एन सी, ट्राइंगल का नाम है ओ एन सी। फॉर्मूला वही लगाएंगे जो लगाते आए हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। एक ही फॉर्मूला है, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर। आइए रेडियस का वैल्यू देख लेते हैं। रेडियस का वैल्यू 13 था, 13 ही रहेगा। रेडियस स्क्वायर का वैल्यू तो लिख लिए। डिस्टेंस, डिस्टेंस याद करो, जब हम स्टार्ट किए थे तो दो डिस्टेंस लिखे थे। एक डिस्टेंस लिखे थे 5 और एक डिस्टेंस लिखे थे 12, है ना। तो सिंस आपके डिस्टेंस 12 है, आप यहां पे डी की जगह क्या लिखोगे? 12 स्क्वायर लिख दो। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर होता है। तो मैंने आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखा, लेकिन डी मतलब डिस्टेंस इन द सेकेंड केस इज 12 प्लस लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई 2 का स्क्वायर, एल बाई 2 का स्क्वायर मैं रटते हुए आया हूं। तो ये एल बाई 2 का स्क्वायर जो है, ये आपको तो नहीं पता होगा ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में 3 लोग होते हैं, हाइपो, परपेंडिकुलर और बेस। आपको हाइपो पता है, रेडियस पता था, आपको परपेंडिकुलर पता था, डिस्टेंस पता था, है ना। देखिए आपको पता था ना कि इसकी डिस्टेंस कितनी है कि नहीं? आपने लिखा था, देखिए ओ एन, ओ एन माने डिस्टेंस विच इज 12, है ना, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर।
कौन सा कॉर्ड है हमारे केस में? हमारे केस में अब जो कॉर्ड चल रहा है वो है सी डी। अब जो कॉर्ड चल रहा है वो क्या है? सी डी। क्योंकि हम ए बी से निपट चुके हैं, अब हम कहां पे हैं? अब हम सी डी पे हैं। अब चलो, हाइपोस्क्वायर डन, परपेंडिकुलर स्क्वायर डन, बेस स्क्वायर बचा है। बेस स्क्वायर मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा देखिए, दिस इज 13 स्क्वायर बिकम्स 169, 144 12 स्क्वायर का आंसर होता है, मैं साइड चेंज करूंगा, बिकम्स -144। मैंने 13 स्क्वायर के तरफ 12 स्क्वायर को लेके गया, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कर लिए। 13 स्क्वायर का आंसर होता है 169, 12 स्क्वायर का आंसर होता है 144, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 25, है ना। अब एक बात बताओ, आपके राइट हैंड साइड पे दो लोग थे, एक था 12 स्क्वायर और एक था L/2 का होल स्क्वायर। अब कौन बचा? सिर्फ L/2 का होल स्क्वायर बचा, क्योंकि 12 स्क्वायर का तो आपने साइड चेंज कर दिया। सही बात है ना। तो इसी चीज को अगर मैं तरीके से लिखूं तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो गया 25। 25 का आंसर क्या है? L/2 का स्क्वायर है। 25 मतलब होता है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या है? L/2 का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर स्क्वायर अगर कट जाएगा तो L/2 का आंसर आपके पास आ जाएगा, वो भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो L/2 मने, बताइए इस सिचुएशन में L/2 मने CN। ये था आपका L/2, समझ रहे हैं ना आप? आपकी पूरी कॉर्ड क्या थी? ये थी। मैं उसमें से आधा आधा ये CN पिक कर रहा हूं, है ना। तो अगर आप ये पूरा लेता ना, अगर आप ये पूरा ले रहा होता CD, तो इसको बोलते L, मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड। लेकिन अभी अभी जो आप निकाले हैं वो L/2 निकाले हैं, मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा निकाले हैं। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा मतलब इसका आधा, तो क्या हो जाएगा? CN। CN का आंसर कितना है? CN का आंसर है 5। CN का आंसर कितना है? 5 है। ऑफ कोर्स अगर आधे का आंसर 5 है तो पूरा लेंथ ऑफ द कॉर्ड अगर आप निकालेंगे तो वो 10 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसके आधे का आंसर 5 है तो इस पूरे का आंसर कितना होगा? 10 होगा। इस पूरे का आंसर कितना होगा? 10 होगा। तो आपके पास दो ट्राइंगल्स थे, एक ग्रीन एक ब्लू। ग्रीन वाले में हाइपो नहीं पता था, ब्लू वाले में बेस नहीं पता था, लगा था दोनों में है पाइथागोरस। स्ट्रॉन्गर यू आर एट पाइथागोरस, इजियर दीज क्वेश्चंस बिकम। ओके, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निपटोगे। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे, और स्पेशलिटी ये है कि इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ है। चलो देखो क्या लिखा है। AB and CD आर टू पैरेलल chords ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये है आपका सर्कल, मैंने ये आपका सेंटर ले लिया, 10 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड बनाया, और एट द सेम साइड, जिस साइड पे हम ये 10 सेंटीमीटर का कॉर्ड बनाया है, हम उसी साइड पे 4 सेंटीमीटर का भी कॉर्ड बनाएगा। तो आपको दिख रहा होगा मैंने बोर्ड पर दो कॉर्ड ड्रॉ किया है, दोनों सेम साइड ऑफ द सेंटर पे ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला था कि ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर हमें दो कॉर्ड ड्रॉ करने, एक का है 10 और एक का है 4, 10 एंड 4, 10 एंड 4। ओके, हमें पहला क्या करना है, यहां पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ OY परपेंडिकुलर टू AB एंड OX परपेंडिकुलर टू CD। मतलब अगर मैं इस कॉर्ड को CD मान लूं और अगर मैं इस कॉर्ड को AB मान लूं, तो O से होते हुए, मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से होते हुए, मुझे परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसे। CD पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा उसका नाम होगा OX, और जो AB पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा उनका नाम होगा OY। ओके, यहां पे परपेंडिकुलरिटी है। सबसे पहला स्टेप और सबसे वाइटल स्टेप यही है। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे O से एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लंबे वाले कॉर्ड पर, और O से वही लाइन स्ट्रेच करके ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर छोटे वाले कॉर्ड पर। कि जो छोटा वाला कॉर्ड है उसका नाम है AB, और जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया है वो किया है Y पे। जो लंबा वाला कॉर्ड है उसका नाम है CD,
और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो कहां किया है, एक्स पे। अब देखिए, अभी तक आप लोग 2-3 सम्स जो भी किए हैं उसमें ये एक्सपीरियंस तो गेन कर लिए होंगे कि कभी भी लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूरी काम नहीं आता है। हम लोग हमेशा लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा लेते हैं, क्योंकि जो हम लोग का यहाँ पे पापा फॉर्मूला है वो पापा फॉर्मूला है दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। यही हमारा पापा फॉर्मूला भी, पापा फॉर्मूला में एल बाई टू आ रहा है, मतलब हमेशा जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है उसका आधा इंक्लूड किया जाता है। अब एक बात बताइए, अगर ये सी डी पूरा लेंथ ऑफ द कॉर्ड 10 था तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जो है वो कितना होगा, ये जो अगर पूरा सी डी 10 था तो सी एक्स कितना होगा, 5 होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस ट्राइंगल पे पहले डील करेंगे, इनको कलर कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखिए, मैंने ग्रीन में इस ट्राइंगल को रखा है, और एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को हम सेपरेटली यहां पर बना लेते हैं ताकि कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। ये देखिए, यहां पर है सी एक्स, और अगर आप देखोगे ना तो ये आपके लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा है। वो लेंथ था 10 और आधा ले लेंगे तो आ जाएगा आंसर 5। कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। अब देखिए, ना मुझे ये डिस्टेंस पता है तो मैं इसे मान लूंगा d, और ना मुझे वो रेडियस पता है तो मैं मान लूंगा r। देखिए, आपको पूरे क्वेश्चन में ना डिस्टेंस बताया है ना रेडियस बताया है। अब यहां पर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम तो यही बोलता है दैट हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा, हैविंग सेड दिस, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1? कहां से आया हमारा इक्वेशन नंबर 1? पहले ट्राइंगल से आया। पहला ट्राइंगल कहां से आया? लंबे वाले कॉर्ड से आया। अब हम कहां जाएंगे? छोटे वाले कॉर्ड में जाएंगे। छोटे वाले कॉर्ड का नाम क्या है? छोटे वाले कॉर्ड का नाम है ए बी। आइए उनका बात करते हैं ऐसे, है ना? दिखा मैंने कैसे कनेक्ट किया, दिखा? ये लीजिए, मैं ये ब्लैक में इनका आउटलाइन दे दे रहा है ताकि पहले वाले से आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये दिख रहा है? ये देखिए, इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। अब देखेंगे ना, इस ट्रायंगल में तो जो छोटा वाला कॉर्ड है विच इज ए बी, हम उसका आधा ले रहे, आधा। छोटे वाले कॉर्ड का आधा ले रहे। छोटा वाला कॉर्ड कितना था? 4 सेंटीमीटर का था। आप उसका आधा लेंगे, मतलब आप ए वाई को 2 सेंटीमीटर का रिगार्ड करेंगे। क्यों करेंगे आप 2 सेंटीमीटर का रिगार्ड? क्योंकि आपका जो फुल लेंथ का कॉर्ड है विच इज ए बी, आप उसका सिर्फ हाफ लेंथ लिए हैं, मतलब ए वाई। इसके पीछे का रीजन मैं आपको पहले जस्टिफाई कर चुका हूं। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूला में हमेशा लेंथ ऑफ द कॉर्ड बाई 2 लिया जाता है। ओके, अच्छा ठीक है। अब मुझे तो रेडियस नहीं पता था। देखिए ओ ए, फिर से रेडियस। अब इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में बच्चों को बहुत टाइम लगता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओ सी और ये ओ ए, ये दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, एंड द रीजन इज क्योंकि ओ सी और ओ ए एक ही ट्राइंगल के दो रेडियाई हैं। यहां पर अपने स्टेटमेंट्स में लिख सकते हैं दैट ओ सी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू आर। नाउ लेट्स ड्रॉ ट्राइंगल ओ ए वाई सेपरेटली। ब्लैक आउटलाइन है, कंफ्यूज नहीं होना है रेड वाले से। इट इज ओ ए वाई 90 डिग्री ओवर हियर। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलरिटी मेंशन्ड थी, यहां पर मैंने इसको मेंशन किया था। ओके, ए वाई की वैल्यू आपको पता है 2, एंड इसको आपने कहा था रेडियस। कमिंग टू एन इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज द परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर इज ओ वाई। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी पे। क्वेश्चन को अगर आप ठीक से कंप्लीट करोगे तो लिखा है दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 3। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 3। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कि आपके बोर्ड पर दो पैरेलल कॉर्ड्स थे, वन अपन अनदर, और इन दो पैरेलल कॉर्ड्स के बीच में जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 3 है। आपके पास दो पैरेलल कॉर्ड्स थे, एक था सी डी और एक था ए बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है एक्स वाई। आप देखिए, सी डी और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो एक्स वाई है। तो एक्स वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन xy is the distance between the chords। क्या है? xy है।
ओके फाइन, एक्स वाई की वैल्यू मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स की जो वैल्यू है वो गिवन थी, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स की वैल्यू गिवन थी कितनी, 3। अब हमारा जो क्वेश्चन है आपकी तरफ वो ये है कि व्हाट्स द लेंथ ऑफ योर परपेंडिकुलर इन दिस केस, इस ओ वाई की जो वैल्यू है, जो हमारी परपेंडिकुलर की लेंथ है वो कितनी है। अगर आप इसको स्पॉट कर चुके हो तो बहुत अच्छा, नहीं किए हो तो ध्यान दो। आइए अपने ओ से लेके वाई तक का डिस्टेंस चेक करते हैं। ओ से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओ से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है, इसको आपने डी कहा था। इफ यू रिमेंबर, यहां पे ओ था और ओ से लेके एक्स तक का जो डिस्टेंस है आपने उसे डी कहा था। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। और एक्स से लेके जो वाई तक की डिस्टेंस थी, इसे अपने इस बॉक्स में मेंशन किए हैं कि वो 3 है। तो अगर ओ से लेके एक्स तक की डिस्टेंस डी है और एक्स से लेके वाई तक की डिस्टेंस 3 है, तो इनकी जो टोटल डिस्टेंस है वो d+3 नहीं हो जाएगी क्या? आई मीन आप जब इस बड़े वाले ट्राइंगल का बात करेंगे तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है विच इज ओ वाई, अब ओ वाई के लेंथ का दो कहानी है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला सेगमेंट। ऊपर वाले को अपने पहले से ही डिक्लेयर करके रखे थे और नीचे वाले सेगमेंट का आंसर 3 क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर आप इन दोनों को कंप्लीट करेंगे तो फुल लेंथ में जाने के लिए ऊपर वाले का डी भी लेंगे और नीचे वाले का 3 भी लेंगे। तो इसी तरीके से ओ वाई का आंसर आ जाएगा d+3। यहां पे आप लिख सकते हैं कि ओ एक्स वॉज डी एंड एक्स वाई वॉज 3, और ओ एक्स डी और एक्स वाई 3, अगर मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दूं, ओ एक्स डी एक्स वाई 3, therefore the perpendicular becomes d+3 which is OY। OY कैसे आया, इनको और इनको ऐड करके आया। अब आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम का फिर से सेटअप दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर which is radius square is equals to perpendicular, I mean hypo square is equals to perpendicular square। hypo square की जगह पर आपने radius square लिखा, यहां पर मैं लिखूंगा perpendicular square और यहां पर मैं लिखूंगा base square। इस परपेंडिकुलर स्क्वायर का आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। परपेंडिकुलर का आंसर अपने यहां पर क्या लिखे हैं, d+3, यहां पे लिखेंगे d+3। l/2 का स्क्वायर मतलब ये, यही है ना आपका l/2, इट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का हाफ। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड था 4, तो अगर मैं उसका हाफ करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2, ऐसा कुछ। तो ये पूरे क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द परपेंडिकुलर इज d+3। तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिखा, d+3, बेस के जगह पर हम ऑलरेडी मार्क कर चुके थे 2। चलो इनको एक्सपैंड करेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4, करेक्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4। बट वेट, क्या आपको आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता है? यस, पहले ही सिनेरियो में आप अपने आर स्क्वायर का एक इक्वेशन बना चुके थे। क्या था आपके आर स्क्वायर का इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। डू यू रिमेंबर? आपने आर स्क्वायर का इक्वेशन क्या बनाया था, डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो मैं ये जो इक्वेशन है इसको अब काम में लूंगा, आर स्क्वायर की जगह में लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज डी स्क्वायर। 9 4 13, 2d3 कंबाइन करेंगे 6d, और यहां पर 5 स्क्वायर, आई मीन डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 5 स्क्वायर वैसे का वैसा रह जाएगा। 5 स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 25। 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 5 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 25। कॉमन सेंस लगाइए, 13 का अगर आप साइड चेंज करते हैं तो 13 उस साइड जाएगा, 25 से माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 13 करेंगे तो आंसर आएगा 12। उस साइड देखेंगे बचा हुआ है 6d, 6d का आंसर अगर 12 है तो d का आंसर कितना होना चाहिए, सोचो, है ना, समझ गए ना। चलो उसको यहां पे कर लेते हैं, यहां पे 25 था इज इक्वल्स टू 13 प्लस 6d, ऐसा ही लिखा है ना। अपने को क्या करना है, अपने को 13 का साइड चेंज करना है, तो 25 में से 13 माइनस करेंगे तो 12 इज इक्वल्स टू 6d, और इस तरीके से अपने d का आंसर निकाल सकते हैं 2। तो डिस्टेंस मतलब ये जो d था उसका आंसर कितना है, उसका आंसर है 2। ओके,
और एक्स वाई का आंसर कितना है, एक्स वाई का आंसर तो ऑलरेडी गिवन था 3। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा संघर्ष हमें दिया है, द परपेंडिकुलर ऑफ द सर्कल ओ ए वाई, यहां पे ड्रॉ करता हूं। देखिए अगर यहां पर O है, यहां पर A है और यहां पर Y है, तो इनका परपेंडिकुलर फाइनली हमारे पास आ गया है, और वो कितना होगा, वो होगा 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 5। कितना होगा, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। कैसे आया, क्योंकि आप O से लेके Y तक का डिस्टेंस ढूंढ रहे थे। O से लेके Y तक की वैल्यू कितनी है, O से लेके X तक की 2, X से लेके Y तक की 3, बिकम्स 2 + 3 5। ओके, बट आपसे पूछा है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर मतलब क्या होता है, रेडियस का दुगना। अगर रेडियस नहीं निकालेंगे तो क्या डायमीटर निकाल पाओगे, नहीं। चलो देखो कैसे आएगा। डी की वैल्यू कितनी है भैया, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आप निकाले हो 2। इफ यू रिमेंबर डी की वैल्यू कितनी निकाले हो, 2 निकाले हो। आओ वापिस से इस इक्वेशन को एक्सप्लोर करते हैं। क्या था इक्वेशन, r² इज इक्वल्स टू d² प्लस 5²। आई थिंक कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है, ये अपने पहले से ही डिक्लेयर्ड रखे। r² इज इक्वल्स टू d² प्लस 5², वो भी 5 जो था ये क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि आपको याद होगा लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूरा 10 हुआ करता था, तो उसका आधा 5 लेते थे। तो ये जो है इक्वेशन वो गिवन था। अभी अभी कुछ ही पल पहले आप अपने d का वैल्यू निकाले हो 2, तो r² का आंसर हो गया, d की जगह 2 लिख देंगे, ये देखिए, और आंसर आ गया है 29। r² का आंसर अगर 29 है तो r का आंसर हो जाना चाहिए √29। और अगर आपका रेडियस √29 है तो डायमीटर निकालना इज नॉट ऑफ अ मैमथ टास्क, आपको सिर्फ डबल कर देना है। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर का आंसर क्या हो गया, ट्वाइस √29। क्या हो गया, ट्वाइस √29। फाइन, चलिए ऑब्जर्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से। आ जाएंगे अपने अगले सवाल पर। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज 30 एंड द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स इज 25 एंड 17। पहले आइए कि मैं आपको इंटरसेक्टिंग सर्कल्स का मतलब दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, और मैं कह रहा हूं कि दोनों सर्कल्स इंटरसेक्टिंग है। दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग है ना। तो अपने अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लीन करके बनाएं तो ये देखिए, ये एक सर्कल हो गया और ये एक सर्कल हो गया, और देखेंगे तो इन सर्कल्स का 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दिख रहा होगा। तो आइए, ये मैंने बना दिया कॉमन कॉर्ड। अब तुम सोचो, क्या ये इसको XY मान लेते हैं, ठीक है। क्या ये कॉर्ड लेफ्ट वाले ट्राइंगल का कॉर्ड है, देखिए लेफ्ट वाले सर्कल का कॉर्ड है ऐसा, और राइट वाले सर्कल का कॉर्ड है ऐसा, बट वो तो सेम ही कॉर्ड है ना दोनों में, XY। तो ऐसा पॉसिबल है कि आप कॉर्ड बना रहे हो एक, सर्कल बनाए हो 2, और वो जो कॉर्ड है वो दोनों ही सर्कल का हिस्सा है। तो ये जो XY है वो लेफ्ट वाले सर्कल का भी हिस्सा है, और जो XY है वो राइट वाले सर्कल का भी हिस्सा है। एंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30। आइए, हमें पता है कि ये 30 है, लेकिन आपको तो तब तक तो समझ में आ गया होगा कि कभी भी किसी कॉर्ड का फुल लेंथ काम नहीं आता। लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है, 30। फटाक से अपने दिमाग में ये बैठा लो कि लेंथ बाई 2 करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15। और यही कामयाब है। लेंथ ले लो, आधा करके बैठो तुरंत, एकदम नाम सुना तुम कॉर्ड का लेंथ आधा कर ले। अच्छा, कॉर्ड का लेंथ आधा कर लेंगे तो आपके L/2 का आंसर कितना है, 15 आ गया। बहुत अच्छा, मतलब दिस एंड दिस, ये बोथ ऑफ द टुकड़ा इज 15। ये है आपका सेंटर ऑफ द लेफ्ट वाला सर्कल एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ द राइट वाला सर्कल। अब मैं आपको ये बताया पहले वाले सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड तक का डिस्टेंस, इसे अपने कह देंगे D1, और ये हो गया दूसरे वाले सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस, और इसे हम कह लेंगे D2। तो D1 माने लेफ्ट वाले सर्कल के सेंटर से उस कॉर्ड तक का डिस्टेंस इज D1, और राइट वाले सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड तक के डिस्टेंस को अपने कह लेंगे D2। और भैया डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस हमेशा होती है परपेंडिकुलर। तो देखिएगा जो राइट वाले सर्कल का डिस्टेंस है वो हम थोड़ा बोल्ड बना देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और जो लेफ्ट वाले सर्कल का डिस्टेंस है वो थोड़ा सा स्लिम बना हुआ है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई आपको।
आपसे कहा गया है द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 25 एंड 17. नाउ दिस क्वेश्चन इज बिकमिंग इजियर नाउ. आपसे कहा गया है जो रेडियाई है ना, आपको दो रेडियाई दिखाई दे रहा होगा, एक थोड़ा सा छोटा होगा और एक थोड़ा सा लंबा होगा. जो छोटा वाला रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का है, तो छोटा वाला रेडियस कितना है 17 है. बहुत अच्छा. और ये जो बड़ा वाला सर्कल का आपको रेडियस दिखाई दे रहा है, थोड़ा बड़ा है वो कितना है 25 है. ओके अच्छा, आइए मैं आपको ग्रीन वाले ट्राइंगल पे लेके चलता है. हमारा ग्रीन वाला ट्राइंगल यहां है. ठीक है, इस ट्राइंगल में, इस ग्रीन वाले ट्राइंगल में आपको तीन साइड दिखेंगे. एक दिखेगा ये 17, एक दिखेगा ये D1 जो तेरे को नहीं पता भाई, और एक दिखेगा ये जो कि मैं इस सम्स के स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो कितना है, वो 15 है. क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड पूरा हुआ था, लेंथ ऑफ द कॉर्ड फुल वाज 30, तो आधा आधा करके 15 15 आया था. तो ये कितना है 15 है. ये है आपकी रेडियस, ये है आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा, देख लो वहां पे रेफर किए हैं. अब आप लगा लीजिए अपना पाइथागोरस थ्योरम. क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. परपेंडिकुलर हमेशा किसको माना जाता है? डिस्टेंस को मानते हैं. तो यहां पे क्या लिखेंगे? हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. इस पूरे चैप्टर में बेस किसे माना जाता है? आपके कॉर्ड के आधे वाले लेंथ को, जो कि 15 है हमारे केस में, है ना, जो कि 15 है हमारे केस में. तो आप लिख देंगे 15 स्क्वायर. आइए 17 स्क्वायर हो गया 289. यहां पे D1 है जिसका वैल्यू आपको नहीं पता था, लेकिन 15 का स्क्वायर आपको भली भांति पता है 225. साइड चेंज कर देंगे, 289 में से 225 माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 64. तो D1 का जो स्क्वायर है, द फर्स्ट डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो है 64. 64 मतलब होता है 8 का स्क्वायर. और इस तरीके से आपने D1 कैलकुलेट कर लिया 8, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर तो कट गया. तो D1 माने डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 1 माने फर्स्ट डिस्टेंस. फर्स्ट डिस्टेंस कौन सा? फर्स्ट सर्कल का. फर्स्ट सर्कल कौन सा है? लेफ्ट वाला. तो लेफ्ट वाला का डिस्टेंस कितना आया है? लेफ्ट वाला का डिस्टेंस 8 आया है. नोटेड डाउन बॉय. ओके, नोटेड डाउन. नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थोड़े से येलो वाले ट्राइंगल में. ये देखिए येलो वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका येलो वाला ट्राइंगल. ये येलो वाले ट्राइंगल का कंडीशन मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है. यहां पे आप देखेंगे तो 90 डिग्री है और इस तरफ 25 लिखा है. आप समझ गए होंगे कि वो आपका परपेंडिकुलर, आई मीन सॉरी, वो आपका हाइपो है, क्योंकि 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन होता है? आपका हाइपो होता है. देन कम्स फिर से वही बात. ये दिख रहा है आपको, ये जो आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिखाई दे रहा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड का आधा विच इज 15. और आपको क्या नहीं पता? आपको नहीं पता डिस्टेंस नंबर 2. डिस्टेंस नंबर 2 कौन सा? सर्कल नंबर 2 का. याद है, ये डिस्टेंस नंबर 2 का आपको डेटा चाहिए, डेस्परेटली चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. चलिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस नंबर 2 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बेस हमेशा क्या होता है? बेस हमेशा लेंथ बाई 2 को माना जाता है ना, लेंथ बाई 2, जो कि दोनों केसेस में सेम है. देखना ये जो है ना शेयर हो रहा है, लेफ्ट वाले में भी यही है, राइट वाले में भी यही है. इसीलिए देखना दोनों ही ट्राइंगल्स में अपने 15 को तो पक्का लिए हैं. यहां पर भी 15 लेंगे और यहां पर भी 15 लेंगे, क्योंकि ये जो हमारी साइड है वो चिपकी हुई है. ये दीवार दोनों घर की बाउंड्री में आती है, इस घर पे भी आता है और उस घर पे भी आता है. तो याद रखना, इसीलिए आपको दोनों ही ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज अलग अलग मिल रहा है. हाइपोटेन्यूज यहां पे मिला है 17, वहां मिला है 25, लेकिन ये जो आपको L/2 वाला जो नोटेशन आपको दिखा है वो दोनों केसेस में 15 ही लिया जा रहा है. ओके, सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपो स्क्वायर. आपके केस में देखिए हाइपो कितना है? 25 है, तो आते हैं यहां पे लिखते हैं 25 स्क्वायर. D2 का स्क्वायर हो रहा है. D2 मतलब दूसरा वाला डिस्टेंस जो कि आपको निकालना है. दिस इज 15 का स्क्वायर बिकम्स 225, दैट इज 25 का स्क्वायर बिकम्स 625. तो इस तरीके से आपने 625 माइनस 225 लिख दिया. कैसे आया? क्योंकि आपने 15 स्क्वायर का साइड चेंज किया. उस तरफ 25 स्क्वायर था, मतलब 625 था. आपने 15 स्क्वायर का साइड चेंज किया, मतलब आपने 225 का साइड चेंज किया. 625 माइनस 225 कर लेंगे और इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 400. ठीक है, अब बच्चे बच्चे को पता है 400 मतलब क्या होता है.
20 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? दैट इज 20 का स्क्वायर। ऐसा ये स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे और दूसरा डिस्टेंस भी आपको मिल गया 20 सेंटीमीटर। ओके, क्या मिल गया आपको? 20 सेंटीमीटर। सो अभी तक ना आप बस एक ही मंत्र याद रखना कि लेंथ बाई 2 हमेशा आपकी बेस होती है, ठीक है, जो कि हमारे इस केस में कॉमन है। क्या है वो बेस? कॉमन है, क्योंकि ये बेस लेफ्ट वाले ट्राइंगल पे भी पड़ा हुआ है और राइट वाले ट्राइंगल पे भी पड़ा हुआ है। इसीलिए दोनों ही सिनेरियोज में आपने जो बेस लिया है वो 15 लिया है यहां पर, और आपने जो बेस लिया है वो 15 ही लिया है यहां पर। दोनों ही केसेस में आपकी जो बेस है वो 15 है। 15 है L/2 और वही है आपका बेस। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉमन कॉर्ड था ना। कॉमन कॉर्ड मतलब वो दोनों ही सर्कल्स में कॉमन कॉर्ड, कॉर्ड मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ बाई 2 करेंगे तो आ गया आपका बेस। ओके, अब आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। मतलब ये थी आपकी पहली सेंटर O1 और ये थी आपकी दूसरी सेंटर O2। मेरे को बोल रहे पूरा डिस्टेंस बताओ ना कितना है पूरा, है ना। 5-6 का बच्चा को पकड़ के लेके आओगे, वही बोल देगा कितना होगा इसका आंसर। 8, 20, 28। कितना है आंसर? 28 आया। कैसे आया? यहां से तुम चालू कर O1 से, जा 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 जा, जा, जा पहुंच गया। कहां तक पहुंचा? है ना, यहां से व्रुम 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 व्रुम, कितना? 8। फिर ऐसे व्रुम 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 व्रुम, कितना? 20। 8 और 20 मिला के 28। इन द सेम वे आप निकालोगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 28। दैट्स इट। सम्स खत्म। कैसे? इन दोनों को ऐड करके आपने निकाला है डिस्टेंस। अगले सवाल पर, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। आइए ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब होता है कि इन ट्राइंगल के जो दोनों विंग्स हैं वो इक्वल होंगे। मतलब ये और ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। बहुत अच्छा। इन दोनों का जो आंसर है वो 12√5 है। कितना है इनका आंसर? 12√5। मतलब इनका हो वो या फिर इनका हो, दोनों का आंसर है 12√5 सेंटीमीटर। दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू टेस्ट योर पेशेंस। ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे कि आपका पूरा पेशेंस टेस्ट हो जाएगा। ध्यान से लगे रहिए आप। द बेस इज 24, द बेस इज BC and the BC is 24 and what is that? That is your A. Okay, don't forget ये आपका A है। This is 24, लिख दे रहे हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर की आपकी बेस है। अब इस क्वेश्चन में भी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है? चलो लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ AD as an altitude, draw AD as an altitude to the triangle ABC। तो मुझे क्या करना है कंस्ट्रक्शन में? क्या करना है मुझे AD ड्रॉ करना है। AD, और कैसे ड्रॉ करना है AD? ऐसे। वो ऑल्टीट्यूड है, अगर वो ऑल्टीट्यूड है तो ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर है। तो सबसे बड़ा हाईलाइट क्या है? ड्रॉ AD perpendicular to BC such that AD is your altitude, such that AD is your altitude। याद रखना A ऊपर बैठा है, ठीक है। डोंट गेट वरीड कि भैया A तो आपने लिखा ही नहीं। और ये क्या हो जाएगा उस नियम अनुसार? ये हो जाएगा आपका D। ये क्या है? ये D है। ओके फाइन। आइए AD का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डोंट वरी, बहुत इजी है। इट इज √3/2 into √4a² - d²। डिफिकल्ट ना? चलिए देखते हैं। दिस इज ऑल्टीट्यूड, ओके, और ये ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप जो ऑल्टीट्यूड लेते हैं दैट इज 1/2 √4a² - d²। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके ऑल्टीट्यूड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूलाज में जाना चाहते हैं तो, अगर आप फॉर्मूलाज में नहीं जाना चाहते हैं तो हम लोग नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम के तहत भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आपको एकदम डायरेक्ट आंसर चाहिए, बिना एकदम डेविएशन के फटाफट आंसर चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जहां पर A मतलब होता है इक्वल साइड्स। A मतलब क्या होता है? इक्वल साइड्स। और B मतलब क्या होता है? B मतलब होता है बेस।
अगर आप चाहें तो आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। व्हाट आई मीन इज, देखिए आपको ना, मैं आपको अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर डी है, यहाँ पर ए है। ए से लेके डी तक का जो वैल्यू है वो आपको निकालना है, और ए से लेके बी तक की जो वैल्यू है ना वो आपको 12√5 लिखी हुई है, और बी से लेके डी तक की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी, क्योंकि इनकी जो पूरी लेंथ थी वो 24 थी। करेक्ट, वो क्या थी, 24 थी। अब ये जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके पीछे का कारण भी बहुत सिंपल है, इसके पीछे का कारण भी बहुत सिंपल है, वही पुराना वाला। क्योंकि सिंस ये सेंटर से आ रहा है, सेंटर से अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर फॉल किया हुआ आपके बेस पे, तो वो क्या करता है, बेस को बाइफरकेट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। आपको याद होगा, आपने ये स्लाइड नंबर 1 में पढ़ लिए थे। स्लाइड नंबर 1 में यही पढ़े थे ना कि अगर सेंटर से कोई लाइन गया है आपके कॉर्ड के ऊपर, तो आपके कॉर्ड को आधे आधे टुकड़ों में तोड़ देगा, हाफ ऑफ पीसेस में तोड़ देगा। मतलब जहां पे आपकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड बीसी हुआ करती थी वो टूट जाएगी। ओके, बीसी मतलब 24 हुआ करता था, वो टूट जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बी से लेके डी तक 12 और डी से लेके सी तक 12, इसीलिए इसको ले लिए हैं 12। अब अगर आपको निकालना है इनका ये ऑल्टीट्यूड, तो उसमें से कौन सा बड़ा बात है, तो इजीली आ जाएगा। देखिए कैसे, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब आप उसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। वैसे परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम ऑल्टीट्यूड होता है, कोई चिंता का बात नहीं है। परपेंडिकुलर, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस, नॉर्मल सब सेम होता है। डिवाइड, अच्छा दिस इज हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बेस कितना है, बेस है BD, BD माने 12। और इस केस में भी अगर आप बेस पे ध्यान देंगे ना, तो जो आपका बेस है वो आपके लेंथ ऑफ द कॉर्ड का हाफ है। आपका लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना था, पूरा था 24, आपने तो उसका हाफ लिया, तो कितना मान लेंगे हमेशा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड का हाफ मतलब 12। इस पूरे चैप्टर में जो हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो होता है, वहां पे बेस हमेशा लेंथ ऑफ द कॉर्ड का हाफ होता है। तो इस तरीके से आपने 12√5 का स्क्वायर किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 720। दिस इज 720 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस दिस इज 144। 720 की तरफ इस 144 को लेके आएंगे और आपका आंसर 720 माइनस 144 आएगा। देख लेते हैं, 720 माइनस 144, दिस इज 6, दिस इज 1 becomes 11, this is 7 and this is 576. This is 576. ओके, दिस इज 576। तो यहां पर पी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी 576। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने 144 का साइड चेंज किया था, 720 माइनस 144 करते ही आपका आंसर आ गया पी स्क्वायर का 576। एंड एज वी ऑल नो 576 होता है 24 का स्क्वायर। क्या होता है 576? 24 का स्क्वायर। हैविंग सेड दिस, ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 24। लेट्स रिविजिट आवर डायग्राम। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहां तक आपको मिलेगा इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मार्क्स। Yes, this question is the most difficult question of your chord section. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, आगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। आपने जो ऑल्टीट्यूड यहां पर निकाला है वो 24 सेंटीमीटर का निकाला है, जो कि इस पाइथागोरस थ्योरम के तहत आया है। अगर आप इसे यूज करते तो भी आपका आंसर बहुत इजीली आ जाता, 1/4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब था इक्वल साइड था 12√5, मतलब यहाँ पे 12√5 का स्क्वायर करते, 4 इंटू 12√5 का स्क्वायर करने पे आंसर आता 4 इंटू 720 विच इज इक्वल्स टू 2880, ऐसा कुछ आएगा। फिर माइनस करेंगे आप यहाँ पे बी स्क्वायर का आंसर, बी स्क्वायर मतलब बेस का आंसर है 24, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 576। तो उनमें से आप माइनस कर लेना, द वैल्यू वुड गेट डाउन टू 2304। ओके, अराउंड 2304। अब 2304 का अंडर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 का हाफ करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला डाल के कर सकते हैं, जहां पे a मतलब था 12√5 और b मतलब था बेस, जो कि आप लेते 24। या फिर आप ये पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो कि हमारी बेस तो 12 है, हमारी हाइपो 12√5 है। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ऑल्टीट्यूड का आंसर निकाल लेंगे 24। आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो। आइए अब अपने बात करते हैं इन ट्राइंगल के बारे में। दिस इज द ट्राइंगल ABD।
आइए ए बी डी ड्रॉ करते हैं। ये है आपकी ए बी डी, करेक्ट। ये ए, ये डी और ये बी। द ओनली गुड न्यूज दैट यू हैव गॉट इज, द ओनली गुड न्यूज इज दैट आपको इनका वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर। अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर डूम्ड। काय को समझाते हैं। ये देखो, ये आपका सेंटर ठहरा। सेंटर क्या था? सेंटर था ओ, करेक्ट। अच्छा ठीक है, सेंटर क्या था आपका? सेंटर था ओ। ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कहलाएगी रेडियस। कैसे पता? क्योंकि ये सेंटर से स्टार्ट हुआ है और ये कहां तक गया है? ये गया है ए तक। तो ओ से लेके ए तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो क्या है? वो रेडियस है। सेंटर से लेके सरकमफरेंस तक जा रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा आर। इसकी जो फुल लेंथ हुआ करती थी वो 24 हुआ करती थी। कहां लिखे हैं? ऑल्टीट्यूड का आंसर 24, एडी का आंसर 24 यहां लिखा हुआ है, लिखा है ना। तो ये जो पूरा वैल्यू है वो कितना था? 24 था। और ऊपर वाला सेक्शन आर है। कॉमन सेंस है, सोचो, ये पूरा है 24, ये पूरा कितना है? 24, और ऊपर वाला सेक्शन आर है। तो लोअर सेक्शन क्या होगा? टोटल माइनस अपर, मतलब 24 माइनस आर, करेक्ट। पूरा कितना है? 24। ये कितना है? आर। तो लोअर सेक्शन कैसे निकालेंगे? बेसिक सब्ट्रैक्शन करके। तो इस तरीके से जो लोअर सेक्शन है आपका वो 24 माइनस आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? दिस इज 24 माइनस आर। क्योंकि फुल लेंथ जो था वो कितना था? 24 था, और ये कितना था? आर था। तो ये कितना होगा? 24 माइनस आर, क्योंकि ये पूरा में से आपने एक सेक्शन को माइनस किया, दूसरा सेक्शन आ गया। 24 माइनस आर। ओके फाइन फाइन। यहां पर 90 डिग्री तो होगा ही। मेरे पहले स्टेप में मैंने कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन किया था, यहां पे 90 डिग्री बनाया था। ये देखिए, अब आप बताइए कि ये क्या है? बताइए ये क्या है? आपको नहीं लगता कि ये भी रेडियस है? मैं पहले बोला था कि बच्चे बहुत वक्त लगा देते हैं इस चीज को समझने में कि एक सर्कल में अगर 2 रेडियस है तो किसने रोका है? क्या गलत है ये? अगर एक सर्कल में आप 2 रेडियस बनाओगे तो क्या गलत है? नहीं ना। आप यहां पे लिख दो दैट AO और OB इज इक्वल्स टू रेडियस। दोनों तो सेम है, तो आप यहां पर भी क्या लिख सकते हो? रेडियस लिख सकते हो। नाउ दैट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये देखिए, ये हो गया आपका एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता हुआ ट्रायंगल। ओके, जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो है, ये है 90 डिग्री, है ना। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस प्लस 12 का स्क्वायर। सो दिस इज योर perpendicular, that's your hypo and that's your base। एकदम क्लियर कट आपको उस येलो ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपो दिख रहा है। आइए एक्सपेंशन पे आ जाते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 12 स्क्वायर। आर स्क्वायर दोनों साइड पे है, वाई नॉट कैंसिल देम? बिल्कुल कैंसिल करेंगे हम तो। अब देखिए, सब तो कांस्टेंट है सिवाय एक, वही बंदा वेरिएबल बैठा है और वो है ये, दिस इज योर वेरिएबल। 2 इंटू 24 इंटू आर। मैं क्या किया? मैं इनका साइड चेंज कर दिया। 2 इंटू 24 इंटू आर का साइड चेंज करके मैं इन्हें इस तरफ बुलाया LHS में। तो ये हो जाएगा 48 आर। 48 आर का आंसर 24 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। 24 स्क्वायर का आंसर होता है 576, 12 स्क्वायर का आंसर होता है 144। 576 एंड 144 को अगर अपने ऐड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा 720। इनका आंसर कितना है? इनका आंसर है 720। फाइन। तो मैंने 576 एंड 144 इन दोनों को कंबाइन किया, आंसर आ गया 720। 48 का टेबल पढ़ेंगे। 48 3 होता है 72 और यहां पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका, हाँ सॉरी माय बैड 24 3 होता है 72 और यहाँ पर 0 आ जाएगा 30, और इसको 24 से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। मैंने दोनों साइड को क्या किया है? 24 से कैंसिल किया है। 24 3 72 और यहाँ पर 0 बिकम्स 30। 24 2 इज 48। अब फिर से 2 को और इनको कैंसिल कर देंगे
आंसर आ गया 15। इस तरीके से आपकी रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई है 15। आइए मैं इसको एम्बोल्डन कर दे रहा है। इस रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई है 15। पहले मैंने 24 का टेबल पढ़ा और फिर मैंने जो रिमाइंडर था उसको 2 से कैंसिल कर दिया। आर की वैल्यू है 15, तो चलिए आर की वैल्यू है 15। अपर सेगमेंट ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस आई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी 15। तो ओ से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, कॉमन सेंस है, अगर ये पूरा लेंथ 24 हुआ करता था, इफ यू रिमेंबर, अगर ये पूरा लेंथ 24 था, आपकी अपर सेक्शन अगर 15 आई है तो लोअर सेक्शन तो 9 होनी चाहिए ना। 24 में से ऊपर का गया 15 और लोअर का गया 9। दैट्स इट, डन। यही निकालना था। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली, आपको यही निकालना था, फाइंड द रेडियस। So the first step is the most useful one, which is calculating the AD, जिसके दो तरीके थे, एक मेरा वाला और एक directly using the formula। फॉर्मूला वाला आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन वो भी इजी स्टेप है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम इज द गॉडफादर ऑफ दिस एक्सरसाइज इट सीम्स। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये दूसरा एक्सरसाइज है आपके चैप्टर का। इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन है, टोटल में 5 क्वेश्चन है। 5 में से मैंने 2 पिक कर लिए जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, A and B are the points on a circle with the center O। यह है सर्कल, यह है आपका सेंटर O। ओके, A and B are the points on the circle, मतलब ये ऐसा कुछ कंडीशन है। तो ये AB क्या हो गया, एक आर्क हो गया। AB इज एन आर्क, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो AB हो गया आपके सर्कम्फरेंस का टुकड़ा, सर्कम्फरेंस का टुकड़ा, इसे अपने आर्क कहते हैं। द पीस ऑफ सर्कम्फरेंस इज नोन एज आर्क। ओके, AB इज एन आर्क। ओके, आइए, अब हमसे कहा गया है दैट C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट C एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे इस आर्क को बीच में से तोड़ता है। मतलब अभी अभी हमें पता चला कि जो BC आर्क है ना, वो CA से बराबर है। देखिए इसमें क्या बोला, कैसे, चलो देखते हैं। OC बाइसेक्ट्स एंगल AOB, मतलब ये जो एंगल AOB है उसको आपका OC बाइसेक्ट करता है। ये था आपका एंगल AOB पूरा, और ये है आपका OC। मैं कह रहा हूं कि इनकी बाइसेक्शन हुई है, और इसीलिए हमने क्लेम किया था कि आर्क भी इक्वल हुआ होगा। अब चलिए इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूं वापस से। ये एक सर्कल है, ये है उनका आर्क, ये है सेंटर। आर्क से जो एंगल सेंटर पे बनता है उसे अपने कहते हैं सेंट्रल एंगल। अब मान लेते हैं कि ये आर्क जो थी वो 7 सेंटीमीटर की थी। अब मैं एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर भी बनाऊं और फिर मैं सेंटर पे आ जाऊं एक एंगल बनाने के लिए, तो विदाउट एनी डाउट ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्योंकि हमारी आर्क की लेंथ भी इक्वल है। स्मॉलर द आर्क, स्मॉलर द एंगल एट द सेंटर, लार्जर द आर्क, लार्जर द एंगल एट द सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक सर्कल बनाते हो, बड़ा आर्क लोगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी बड़ा बनेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप एक ऐसा सर्कल बनाते हो और आप उसमें एक छोटा सा आर्क लोगे तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी छोटा एंगल बनेगा। मतलब ये कि जो सेंट्रल एंगल होती है वो आपके लेंथ ऑफ द आर्क पर निर्भर है ना। जो एंगल है और जो आर्क की लेंथ है वो रिलेटेड है। आपके क्वेश्चन में ऐसे कहा गया था दैट OC बाइसेक्ट्स एंगल AOB, AOB को ये OC बाइसेक्ट कर रहा है, विच मीन्स कि ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हुआ है और ये जो एंगल यहां पर फॉर्म हुआ है वो दोनों एंगल्स इक्वल हैं। और हम लिखेंगे सिंस एंगल BOC इज इक्वल्स टू COA, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सिंस हमारे सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं, सिंस हमारे सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स आर इक्वल, तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी आर्क की लेंथ भी इक्वल होगी। क्योंकि आपके सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो जो आपकी आर्क बन रही है, इस एंगल से बन रहा है ये आर्क, आर्क BC है ना, और इस एंगल से बन रहा है ये आर्क, आर्क CA, वो दोनों क्या होगा, वो दोनों इक्वल होगा।
equal arcs subtend equal angles at the base and equal angles subtend equal arcs. They will cut equal arcs. That's it. तो अगर इस क्वेश्चन को अपने वापिस से सजाएं, देखिए सर्कल, आर्क, ए बी, सेंटर, सेंटर क्या ओ, यहां से एक लाइन खींचा सी, ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल, क्योंकि बोला है दैट ओसी इज माई बाइसेक्टर. अब आप कहोगे कि सिंस माई एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 का जो आर्क है AC दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एंगल 2 वाला आर्क विच इज BC. ठीक है, एंगल 2 वाला आर्क क्या था BC, और स्टेटमेंट क्या दोगे, सिंस द सेंट्रल एंगल्स आर इक्वल द आर्क कट ऑफ शैल बी इक्वल. उल्टा बोल सकते थे कि अगर आर्क इक्वल है तो सेंट्रल एंगल भी इक्वल होगा, सेंट्रल एंगल इक्वल है तो आर्क भी इक्वल होगा. ये दोनों ही ट्रू है. ओके अच्छा, इन द एडजॉइनिंग फिगर टू कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P. अब देखिए यहां पर दो कॉर्ड्स है, पहला है AB. सिंस AB कॉर्ड इक्वल है CD कॉर्ड पे, तो AB आर्क इक्वल होगा CD आर्क पे. जब कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो आर्क भी इक्वल होती है. ये जो आपको आर्क दिख रहा है ना, ये भी इक्वल होगी. तो दिस इज अ यूनिवर्सल थिंग. याद रखना कि अगर आपकी कॉर्ड्स इक्वल है तो आपकी आर्क भी इक्वल होगी. तो आपकी कॉर्ड क्या थी AB, तो आपकी आर्क क्या थी AB, वो इक्वल है किससे, आपकी कॉर्ड थी CD, तो आपकी आर्क भी इक्वल होगी. चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन देते हैं. मान लेते हैं कि मैंने दो कॉर्ड्स ड्रॉ किया और दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है. जब भी दोनों कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल होगी तो जो ये आर्क बना रहा है ना यहां पे, इधर और इधर, वो दोनों भी इक्वल हो जाएगा. क्योंकि ये लेंथ इक्वल है इसीलिए ये आर्क भी इक्वल मानी जाती है. एंड सेम इज द कंसेप्ट ओवर हियर. आपने ये कहा था कि AB कॉर्ड और CD कॉर्ड इक्वल है, तो इस कॉर्ड का बना हुआ आर्क और इस कॉर्ड का बना हुआ आर्क भी इक्वल होगा. AB CD, इस कॉर्ड का आर्क देख ले AB, और इस कॉर्ड का बना हुआ आर्क इज DC. ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है. ओके फाइन फाइन, कॉर्ड इक्वल होने की वजह से आर्क भी इक्वल है. आपसे कहा गया है AB इज इक्वल्स टू CD, AB is equals to CD, so my arcs are also equal obviously. Prove that arc AD is equals to arc BC. अब हम करेंगे क्या, हम सिर्फ इन दोनों में से ये BD आर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्यों, क्योंकि एज यू कैन सी ये जो BD आर्क है ना, ये टुकड़ा कॉमन है मेरे AB में और हमारे DC में. आप देखिए AB यहां से लेके यहां तक है और DC यहां से लेके यहां तक है. आपको यहां पे ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है. यही ओवरलैपिंग जो था वो हमारे केस में BD था. हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फाइनल स्टेप आपकी यही होगी कि आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग द आर्क BD फ्रॉम बोथ साइड्स. तो जब आप BD सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आप क्या मिलेगा. मैंने दोनों में से BD सब्ट्रैक्ट किया है ना, तो चलो ये BD को मैंने क्या किया, इरेज कर दिया. समझ रहे हो, ये BD दोनों में था. आप देखिए ये AB में भी BD था और ये DC में भी BD था. AB में भी BD था, DC में भी BD था, और मैं क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग BD फ्रॉम बोथ द साइड्स कर दिया. उड़ा देते हैं इसको. क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, AB में से जब मैंने BD को उड़ाया मिला आपको AD, एंड जब CD में से आपने BD को उड़ाया क्या मिला, CB. हो गया, सम्स खत्म. आपके पास था AB, ये B था, ये A था और यहां पे था D. ठीक है, तो आपने क्या किया, ये BD को इरेज कर दिया. क्या मिला, AD. करेक्ट, क्या मिल गया, AD. अब देखिए ये था D, ये था C और यहां पे था B. मैं यहां से भी BD को इरेज कर दिया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला BC. तो इसीलिए मैं क्लेम कर सकता हूं कि ये जो AD है और ये जो BC है वो इक्वल है. सब्ट्रैक्टिंग BD ऑन बोथ द साइड्स. इस तरीके से
हमारा जो प्रूविंग था वो हो गया इक्वल। कैसे? प्रूव दैट आर्क AD इज इक्वल्स टू आर्क BC, आर्क AD इज इक्वल्स टू आर्क BC, एंड दैट्स इट। 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर खत्म। जैसे भी मिलते जुलते जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इनसे आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस वाज नॉट अ मूवी, इट ओनली इंस्ट्रक्ट्स यू टू डू और नॉट डू समथिंग। उसके बाद आप उसको कितना फॉलो करते हो वो आपकी जिम्मेदारी, कितना प्रैक्टिस करते हो ये आपकी जिम्मेदारी, सब कुछ आप पर निर्भर है। ओके, प्रैक्टिस हार्ड, वर्क हार्ड, टिल देन टाटा, बाय बाय।